सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है इस इंडेक्स में। तो आंसर होगा 131वां। तो ये है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि महिलाओं के लिए शांति यानी कि पीस और सुरक्षा सिक्योरिटी के मामले में कौन सा देश कितना अच्छा है। और इसमें भारत को रैंक मिली है 131, टोटल 181 देशों में से भारत का स्कोर रहा 0.607। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है और सबसे आखिरी में 181 नंबर पे अफगानिस्तान है। तो ये जो इंडेक्स है ये महिलाओं के समावेशन यानी कि इंक्लूजन, न्याय और सुरक्षा के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है, उन्हें रैंकिंग देता है। और इस बार की इस रिपोर्ट ने बताया कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार की गति रुक गई है और कई क्षेत्रों में प्रगति धीमी हुई है। अब इसी तरह से कुछ और इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। और पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया उसमें फ्रंट रनर एक कैटेगरी में टॉप पर गुजरात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉप पर नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी किया इसको आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर, इसमें टॉप पर पटना जिला रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और मानव विकास सूचकांक भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत की रैंक है 10। पहले दूसरे तीसरे पे कोई भी देश नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन टॉप पर है, 19वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत की रैंक है 115, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर है, हनहतियाल मिजोरम। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स टॉप पर सिंगापुर है, भारत में टॉप पर बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। भारत में दिल्ली टॉप पर है लेकिन पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है दिल्ली। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत की रैंक 115, टॉप पर आइसलैंड हो गया। एनआईआरएफ 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 नंबर पर है और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्सेस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। तो आंसर होगा इसका बिहार। तो अभी बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालकर देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर से सीधे रूबरू कराना। तो इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों को देश भर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्थलों की शैक्षिक यात्रा कराई जाएगी। इस योजना, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के अंतर्गत। कहाँ पे, बिहार में। अब बिहार में आपको लेकर के चलूंगा लेकिन उससे पहले कुछ और मैं योजनाएं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, आपको याद होगा भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान कर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की थी और इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया था। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू होती है। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की जिसके मंत्री जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना, इसको मंजूरी दी बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात ने। राजभवन अन्न धन योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। गज मित्र योजना असम में शुरू हुई थी। अब बात हमारी बिहार की हो रही है। ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है यानी कि 22 मार्च को। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा।
राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो यहाँ से। तो इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला? पटना, बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की थी? बिहार। रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 हुआ था बिहार में, जिसका मैस्कोट क्या रहा? भीम यानी कि बफेलो है। और इसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉपर थाईलैंड था। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 ये भारत में हुआ, राजगीर बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां एडिशन था, ये भी बिहार में हुआ था। इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा, और इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। महिला संवाद अभियान शुरू हुआ यहाँ। पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन किया था पटना में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय ये आपको मिलेगा मोतिहारी बिहार में। विक्रम ब्लॉक केनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? पटना आंसर होगा। और बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया। और भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? तो बिहार है। और मेडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट ये बिहार के सारण जिले में है। और ये पहली बार है जब यहाँ पे निर्मित इंजन विदेश में निर्यात किए गए। कौन से देश में? गिनी देश में। ठीक है, तो बिहार से ये सारी बातें ध्यान में रखो आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। तो हर साल 5 दिसंबर को मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया था। इस बार की थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा, हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटीज। तो ये याद रखना। और 5 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम है हर योगदान मायने रखता है। बाकी अभी दिसंबर में कौन कौन से दिवस हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराऊं, लेकिन एक बात याद रखना, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी आपने सुना होगा, वो होता है 19 फरवरी को। तो देखो बाकी दिसंबर में आप देखोगे तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था, 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस है, और 1 से लेकर 10 दिसंबर को नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस भी था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया। अभी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया, और अभी 5 दिसंबर को आज हमने देखा सॉइल डे मनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया। दिसंबर के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट कहां पर किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो अभी डीआरडीओ ने तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमान में पायलट की जान बचाने वाली निकासी प्रणाली एस्केप सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था दुबई एयर शो में तेजस में हादसा हो गया था, और उसमें जो ड्राइवर थे जो उसको चला रहे थे वो बाहर नहीं आ सके, तो उनकी भी डेथ हो गई। तो उसी को लेकर ये टेस्ट किया जा रहा है कि जब हाई स्पीड से कोई लड़ाकू विमान उड़ रहा हो और ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, तो अगर फाइटर जेट को हम नहीं बचा सके तो कम से कम उसके पायलट को तो बचा पाए। तो उसी को लेकर ये टेस्टिंग चल रही है। और ये जो टेस्ट है ये रेलवे ट्रैक पर किया गया, और इसी को हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट बोला है। मतलब वो जो जेट होगा, जो फायर जेट होगा, उसके आगे की बॉडी को हमने ले लिया, वो उसी तरह से हाई स्पीड से चलेगा, पर वो हवा में नहीं चलेगा, इस रेलवे ट्रैक पे चलेगा। और फिर उसमें से वो फाइटर एकदम से वो ग्लास तोड़ करके, उसका जो बॉडी होता है वो तोड़ करके वो बाहर निकलेगा, फिर पैराशूट से वो नीचे आ जाएगा। और इसे 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर टेस्ट किया गया। और ये टेस्ट डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में मिलकर के किया है। कहां पर किया मैंने आपको बता दिया, चंडीगढ़ में किया। बाकी बात डीआरडीओ की हो रही है, तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन समीर वी कामत वर्तमान में, पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो हो गया स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। कुछ और डीआरडीओ से आपको बताऊं तो अभी भारत ने लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK2A का परीक्षण
किया था और ऐसा करने वाला ये चौथा देश बना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने इसका आयोजन किया। डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की? तो इसराइल आंसर होगा, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर। और मोदी जी ने किस स्थान पर डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी? आंध्र प्रदेश के नागया लंका में, जिसका नाम है नवदुर्गा मिसाइल रेंज। इससे पहले कि दो हमारे पास कहाँ पर है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा और चांदीपुर उड़ीसा में। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया था। और डीआरडीओ ने एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला? नई दिल्ली में। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ ने विकसित की है। डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है प्रलय, इसका सफल परीक्षण किया। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप डीआरडीओ से ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 7वें इंडिया इंटरनेशनल सी वीड एक्सपो और समिट का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो इंडिया इंटरनेशनल सी वीड एक्सपो एंड समिट, इसका भी 7वां संस्करण हुआ 29 और 30 जनवरी को। कहां पर? कोच्चि, केरल में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत की ब्लू इकोनॉमी पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा सीवीड की फार्मिंग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। अच्छा, ये सीवीड का मतलब क्या हो गया? हमने प्रश्न में भी पढ़ा सीवीड, तो ये एल्गे होती है जो ओशन में पाई जाती है और ये समुद्री जीवों के निवास स्थान के तौर पर काम करती है। और इस सीवीड में बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसके कारण इसे मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और इसीलिए इसे मेडिकल फूड ऑफ 21st सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दूं कि भारत ने सीवीड फार्मिंग को बढ़ाने के लिए 2021 में सीवीड मिशन की शुरुआत की थी। अच्छा, वैसे समिट वाला प्रश्न है, सम्मेलन है, कुछ और सम्मेलन आपको रिवाइज कराया जाए। फिर अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। मतलब 2026 में होगा विशाखापत्तनम में, अभी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ। 68 नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये ब्रिज टाउन में हुआ, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली के यशोभूमि में। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन ये ईटानगर में हुआ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस ये हुआ बंगलुरु कर्नाटक में। 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस कोच्चि केरल में हुआ और ये पहली बार है जब इसका आयोजन भारत ने किया। 5वां राजभाषा सम्मेलन ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये कुछ सम्मेलन से संबंधित प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 2022-23 को। तो भारत अपने नेशनल अकाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए नए आधार वर्ष का यूज करेगा। भारत का नया जो बेस ईयर होगा राष्ट्रीय लेखा के लिए, नेशनल अकाउंट्स के लिए 2022-23 होगा और फरवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। इसी के साथ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए भी नए बेस ईयर बदले जाएंगे। तो अभी तक नेशनल अकाउंटिंग के लिए 2011-12 बेस ईयर का इस्तेमाल होता है, अब 2022-23 इसका बेस ईयर होगा। वहीं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 2022-23 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2024 आधार वर्ष होगा। नेशनल अकाउंट्स की बात करें, ये क्या है? नेशनल अकाउंट का मतलब है पूरे देश की इकोनॉमी का हिसाब किताब रखना। इसमें हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड जैसे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जो पूरे देश की इकोनॉमी या लाइसेंस को कैलकुलेट करते हैं। इससे हम हमारे देश में प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फायदे क्या होंगे ऐसा करने से? तो इंडिया की इकोनॉमी में 2011 से कई चेंजेस आए हैं। तो नए बेस ईयर से हम इकोनॉमी को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकेंगे और समझ पाएंगे। नए बेस ईयर से हम इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में रियल ग्रोथ को
जान पाएंगे और नए बेस ईयर से पॉलिसी मेकिंग बेहतर होगी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें पुराने बेस ईयर होने के कारण नेशनल अकाउंटिंग के लिए सी ग्रेड दिया था, तो नए बेस ईयर से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भारत के नेशनल अकाउंटिंग पर भरोसा बढ़ेगा। तो ये सब इसके फायदों में आ जाता है। तो याद रखना, भारत का जो नेशनल अकाउंट से राष्ट्र लेखा, इसका अब आधार वर्ष होगा 2022-23। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई ने किन भारतीय बैंकों को इंडियाज सेफेस्ट बैंक घोषित किया, भारत के सबसे सेफ बैंक के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा ये तीनों, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक घोषित किया है। मतलब ये वो बैंक है जिन्हें आरबीआई टू बिग टू फेल मानता है, यानी कि ये बैंक इतने बड़े हैं कि इनके बैंकरप्ट होने की जो चांसेस हैं वो दूसरे बैंकों की तुलना में बहुत कम है। अब बात आरबीआई की हो रही है, तो आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। और किस आयोग की सिफारिश पर स्थापना होती है इसकी? यंगल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं इसमें। इनके नाम देखेंगे तो शिरीष चंद्र मुर्मू नए बने थे अभी, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आरबीआई से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य में 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन ये किया गया 1 से लेकर 5 दिसंबर तक। कहाँ पे? चंद्रभागा बीच, कोणार्क, उड़ीसा में। इसमें भारत और दुनिया भर के कुशल मूर्तिकारों ने हिस्सा लिया जिन्होंने सुनहरी रेत से जटिल कलाकृतियां बनाई। वैसे आपको याद है भारत के जो फेमस रेत कलाकार हैं उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा से ही है। अब उड़ीसा में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और महोत्सव देख लेते हैं हम। एक सोनम लोसार त्योहार पता है आपको? तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नेपाल और सिक्किम दोनों जगह। लोसार फेस्टिवल ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष का त्योहार है ये। सूरज कुंड मेले का भी 38वां संस्करण हुआ फरीदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा झूमुर नृत्य महोत्सव असम में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु। सिमोलू महोत्सव असम। झुमोर बिनंदिनी महोत्सव असम। कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम। मकर विलक्कू त्योहार केरल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। और गान नगई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। बाकी आज जो हमने प्रश्न में बात की थी 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जिसका आयोजन हुआ उड़ीसा में, तो उड़ीसा भी ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में ये जो आप देखोगे ना, यहाँ पर ये आपको मिलेगी चिल्का लेक, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून लेक है, चिल्का लेक। उसके अलावा कैपिटल होती है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर है हरिबाबू कंबम्पति। राज्य के पशु हो गए सांबर डियर। राज्य के पक्षी है इंडियन रोलर। वृक्ष है पीपल का। पुष्प है अशोक का। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुद बांध है महानदी पर। इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। और जो पहले व्हीलर द्वीप था यहाँ पे, उसे अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं और व्हाइट पैगोडा कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को। नुआखाई महोत्सव हो गया। रजा पर्व हो गया। बाली जात्रा महोत्सव हो गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया। छऊ महोत्सव हो गया। बोईता बंदना महोत्सव हो गया। शीतल षष्ठी पर्व और धानु जात्रा उत्सव हो गया। ये सब यहाँ पे मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स हैं, इनको ध्यान में रखना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी ओएनजीसी के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, नाम बताओ उनका क्या है? तो आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। तो ओएनजीसी के चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह और इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मतलब वे इस पद पर अब दिसंबर 2026 तक बने रहेंगे। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्थापना होती है अगस्त 1956 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और चेयरमैन इसके अरुण कुमार सिंह है। इन्हीं का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ऑप्शन में आप देखोगे तो सूर्यकांत का नाम नजर आएगा, अभी 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और टीसीए कल्याणी 29 नंबर के महालेखा नियंत्रक बनी है। और निधि तिवारी अभी प्रधानमंत्री जी की ये निजी सचिव बनी थी। बाकी और भी देखो, ये 2-4 नाम और हैं।
एयरडाई के प्रमुख बने थे अजय सेठ। अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर बने दीपक बागला। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा बनी थी। और पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में पाकिस्तान के पहले CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बने हैं? तो आंसर होगा आसिम मुनीर। एक्चुअली में भी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। तो इस पद पर आसिम मुनीर का कार्यकाल 5 साल का होगा। वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, तो वे दोनों पद पर रहेंगे, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी। अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने 27वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था और उसी के बाद ये CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया गया। आप कह सकते हो तीनों सेनाएं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के संयुक्त प्रमुख का पद होता है ये, और उसी पर नियुक्त किया गया आसिम मुनीर को। जिस तरह से हमारे यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ना, उसी तरह से आप समझ सकते हो उसको। और बाकी आप जानते ही हो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है और नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, नवरत्न स्टेटस अभी मिला किसे? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। और सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स पारंगत, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? पंजाब। भारतीय रिसर्चर्स के द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम रखा है अलकनंदा। रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वथु 2.0 को लॉन्च किया अभी कर्नाटक ने। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर इस बुक को लिखा है रंजन महाजन ने। पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर टेसी थॉमस को। और दुनिया का सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी ये बने सर्वज्ञ कुशवाहा। किस राज्य के थूथामल्ली चावल को जीआई टैग मिला? तमिलनाडु। तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट्स अभी हमने पढ़े, जीआई टैग मिला। और भारतीय नौसेना दिवस मनाया 4 दिसंबर को। बाकी LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रामकृष्णन चंद्र। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अपनाने की घोषणा भी किस देश ने की? तो आंसर होगा इथोपिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।